चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, आप सब जानते हैं कि ये सेट का एक टॉपिक है वेन डायग्राम। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि ये किसके सिंबल होते हैं। सबसे पहले जो ये यू लिखा हुआ है, यू, ये मैंने बोल्ड करके यू लिखा हुआ है, इस यू को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ये जो यू है ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट, जैसे यूनिवर्स होता है ना पूरा ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड में सब कुछ होता है, इसी तरीके से यूनिवर्सल सेट है। तो ये सेट ऐसा है, इसी के अंदर हमारे सारे सेट होंगे, जितने भी सेटों के हम कैलकुलेशन करेंगे उन सब का सुपर सेट यही होगा, सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब इसमें हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। ये जो सिंबल है ये हमारा सब सेट का होता है, सब सेट का होता है, यानी इधर जो भी सेट लिखा हुआ है ये हमारा सब सेट होता है, और इधर जो सेट लिखा हुआ है वो हमारा सुपर सेट होता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था। इसी तरीके से हमने देखा है ये वाला जो सिंबल होता है ये हमारा प्रॉपर सबसेट का होता है, ये सबसेट का होता है, और ये वाला जो हमारा होता है वो प्रॉपर सबसेट का होता है, प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है। देखिए अब इसमें कुछ और सिंबल्स भी होते हैं, तो हम इनको समझ लेते हैं, इसके बाद हम इन वेन डायग्राम को समझेंगे। एक ये सिंबल इसमें लगा हुआ तो होता है दो सेट्स के बीच में, जैसे मान लीजिए ए और बी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ इस वाले जो सिंबल है इस वाले सिंबल को कहेंगे यूनियन। इसको हम कहेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, हम इसको ऐसे कहेंगे, हम इसको कहेंगे ए यूनियन बी। और इसका मीन्स होता है कि ए और बी, या तो ये जो इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो या तो ए के एलिमेंट होंगे या बी के एलिमेंट होंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको लिखते हैं ए और बी, और इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको लिखते हैं ए यूनियन बी। मीन्स या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, ए भी आपका पूरा आ जाएगा इसमें और बी भी पूरा आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ए इंटरसेक्शन भी लिखते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें हम ए एंड बी लिखते हैं, मीन्स ए के और बी के जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो इसके अंदर आएंगे। वो एलिमेंट जो ए में भी हों और बी में भी हों, वही एलिमेंट हमारे ए इंटरसेक्शन बी में आ सकते हैं। तो देखिए हम इस पूरे टॉपिक को डायग्राम से समझते हैं, वेन डायग्राम से। देखिए ये कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, ये हम जिस भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है इस सेट को हम सारे सेटों से बड़ा, इसे हम रेक्टेंगल की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं इस यूनिवर्सल सेट को। तो मैंने यूनिवर्सल सेट को यहाँ यू से रिप्रेजेंट किया है और इन सेट्स को ए और बी से रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए अगर मुझे इस डायग्राम में दिखाना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मीन्स अभी हमने यहाँ पर देखा था ए और बी, या तो वो ए हो या वो बी हो, तो या वो ए हो या वो बी हो। तो ये वाला पार्ट जो हमारा होगा, ए का पार्ट सारा हम ले लेंगे, या तो ए का पार्ट हो या बी हो, तो हमारा ये पूरा ए यूनियन बी कहलाएगा। ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये हमारा पूरा ए यूनियन बी कहलाएगा। अभी देखेंगे अगर हम ए इंटरसेक्शन भी निकालना चाहें तो देखिए ए और बी, मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, ए एंड बी, ए जहाँ ए भी हो और बी भी हो। तो देखें अगर हम ये वाला पोर्शन देखें तो यहाँ पर सिर्फ ए है, बी का हिस्सा इसमें नहीं है, बी का हिस्सा जो है वो सिर्फ इतने पोर्शन में है। ये वाला जो पोर्शन है वो कॉमन ए के पास भी है और बी के पास भी है, सिर्फ इतना।
तो ये वाला पोर्शन जो कॉमन है, जो ए के पास भी है बी के पास भी है, इसको हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। तो ये जो शेडेड पोर्शन मैंने बनाया हुआ है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो सेट हैं और दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों सेट बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो जब दोनों सेट बिल्कुल डिफरेंट हैं तो हम ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, अगर हमें शो करना हो a माइनस बी तो देखेंगे हम a माइनस बी कैसे शो करेंगे। a में से b को माइनस करना है, मीन्स a में से b का जितना भी पोर्शन है वो सब हमें निकाल देना है। तो देखो a के पास b का कितना हिस्सा है, a के पास b का सिर्फ इतना ही ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, क्योंकि a के पास भी है b के पास भी है। तो b अपने पास से a अपने पास से b का पूरा हिस्सा निकाल देगा। मीन्स a के पास अब कितना बचा, a के पास अब सिर्फ इतना हिस्सा बचा, कॉमन हिस्सा a अपने से निकाल चुका है। तो सिर्फ इतना, ये वाला जो पोर्शन बनेगा ये हमारा a माइनस बी बनेगा। ठीक है, अभी देखते हैं b माइनस ए मीन्स b अपने पास से a का पूरा हिस्सा निकाल देगा। तो देखिए b के पास a कितना है, b के पास a सिर्फ इस कॉमन पोर्शन में आता है, तो b अपने अंदर से a के पोर्शन को निकाल देगा। तो बचेगा सिर्फ b का ये वाला सेट। कॉमन पोर्शन निकालने के बाद जो बचेगा सिर्फ ये सेट बनेगा आपका b माइनस ए। ठीक है, अभी देखिए हमें निकालना है a डेल b। डेल किसे कहते हैं, देखिए जो a माइनस बी और b माइनस ए, इन दोनों का जब यूनियन होता है, इनके यूनियन को कहते हैं a डेल b। a का हिस्सा यानी कि a माइनस बी का पोर्शन और b माइनस ए का पोर्शन। जब इस दोनों पोर्शन का यूनियन हम निकाल लेते हैं तो हमें मिलता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। आप देख सकते हैं हमें ये वाला पोर्शन मिलेगा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट होता है जैसे सेट किसी ए के ऊपर, किसी सेट ए के ऊपर अगर हम ये डैश लगा दें तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है u माइनस ए। मीन्स आप ये यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस कर दीजिए। ए को जब हम माइनस कर देंगे तो ए का सारा हिस्सा निकल जाएगा, यू के पास सिर्फ ए नहीं होगा बाकी सब कुछ होगा। मीन्स हम इसे कह सकते हैं ए नॉट, हम इसे ए नॉट भी बोल सकते हैं। मीन्स सिर्फ ए नहीं है बाकी सारा यू हमारे पास मौजूद है। तो ए नहीं है, ए को छोड़ते हुए हम सारे यू को शेड करेंगे सिर्फ ए को छोड़ते हुए। तो ए हमारे पास जो है वो नहीं है सेट में, तो हम इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट। जिस सेट में हमारे पास ए नहीं होगा, केवल u माइनस ए होगा, इसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सम फंडामेंटल लॉज। कुछ लॉज हैं हमारे इस वेन डायग्राम के, तो हम एक बार उन्हें भी समझ लेते हैं। तो देखिए पहला जो लॉ है हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ इसका मतलब होता है कि इसमें दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट ए यूनियन ए। आप सोच कर देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है कि जो सेट इधर लिखा है और जो सेट इधर लिखा है इन दोनों को ही लेना है, इसके भी सारे एलिमेंट्स को लेना है और इसके भी सारे एलिमेंट्स को लेना है। तो आप ए के सारे एलिमेंट्स को और ए के सारे एलिमेंट्स को लेंगे तो आपके पास आंसर में भी सिर्फ ए ही बचेगा, सिर्फ ए सेट। ठीक है, और दूसरा है अगर हम इसको इंटरसेक्शन में निकालें, ए इंटरसेक्शन बी, तो जब ए का इंटरसेक्शन है मीन्स या तो ए हो या ए हो, मीन्स ए ही हो।
तो हमारे आंसर में भी ए ही आएगा। ए यूनियन ए भी ए होता है और ए इंटरसेक्शन ए भी ए ही होता है। ठीक है, ये हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ है। दूसरा हम देखेंगे आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ क्या है, देखिए ए यूनियन फाई, ए और फाई के साथ में अगर हम यूनियन निकालते हैं तो आंसर हमको क्या मिलता है। ए मीन्स कोई एक सेट ए है जिसके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, और ये फाई जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं है। इन दोनों का आपको निकालना है यूनियन, यानी इसके भी सारे एलिमेंट और इसके भी सारे एलिमेंट। आप देखिए ए के सारे एलिमेंट ले लेंगे और फाई में कुछ है ही नहीं, तो फाई से भी हम कुछ नहीं लेंगे, तो आंसर में भी हमको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। और ए इंटरसेक्शन फाई, अब थोड़ा यहाँ देखने वाली चीज़ है कि ए इंटरसेक्शन फाई का मतलब है ए के सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट, यानी कि फाई के भी सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट और फाई के भी सारे एलिमेंट। अब फाई के पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसके पास तो काफ़ी सारे एलिमेंट हैं पर इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, और इन दोनों का हमें चाहिए कॉमन पोर्शन, मीन्स जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो। तो इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन पोर्शन में क्या आएगा, कॉमन पोर्शन में कुछ भी नहीं आएगा, मीन्स फाई आएगा। एक सेट आएगा जो खाली है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अभी देखते हैं इसके कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ आपका किस तरीके से काम करता है सेट्स के अंदर, वो देख लीजिए कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। हम चाहे ए यूनियन बी लिखें चाहे बी यूनियन ए लिखें, एक ही चीज़ होती है। इसी प्रकार से इंटरसेक्शन भी होता है। अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी लिखा या बी इंटरसेक्शन ए लिखा तो उसका भी मीन्स सेम ही होता है। आते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ देखिए, एसोसिएटिव लॉ में भी हमारे पास दो हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम इसे कह सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। और सेकंड है हमारे पास इंटरसेक्शन के साथ। अभी हमने लिखा था यूनियन के साथ और अब हम लिखें इसको इंटरसेक्शन के साथ, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ भी अप्लाई होता है, मीन्स यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ भी अप्लाई होता है, एसोसिएटिव लॉ भी अप्लाई होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अप्लाई होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी हम ज़रा समझ लेते हैं। इसमें है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और ये किसके बराबर होता है, एक बार इसको हम ए के साथ ले लेते हैं, ये वाला जो सिंबल है हमारा वो बीच में आ जाता है, और फिर हम ए को सी के साथ ले लेते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कॉमन आ जाएगा, फिर ए यूनियन सी। इसी तरीके से हम ये भी ले सकते हैं कि इंटरसेक्शन को हम बाहर लें और यूनियन को हम अंदर लेते हुए सॉल्व करें, तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी, बीच में आएगा यूनियन और फिर से आएगा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हुआ। अब एक और लॉ बचता है जिसे हम कहेंगे 6 नंबर, जो है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ये डी मॉर्गन्स लॉ आपका सिर्फ सेट के ही अंदर अप्लाई होता है। ये सारे लॉ आपने और भी जगह पर पढ़े होंगे, बट ये डी मॉर्गन लॉ आप सिर्फ और सिर्फ सेट में ही पढ़ेंगे। तो ए यूनियन बी, इस पूरे के ऊपर डैश लगाया, मीन्स कॉम्प्लीमेंट अगर हम इसका निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट दोनों के ऊपर अलग अलग आ जाता है, और इसके बीच का जो साइन होता है यूनियन, वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बना वो डी मॉर्गन लॉ है। इसी तरीके से जैसे हमने यूनियन का निकाला, इसी तरीके से इसका इंटरसेक्शन का भी फॉर्मूला है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये अलग अलग सेपरेटली दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा, और बीच का जो आपका साइन है वो चेंज होके यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डी मॉर्गन लॉ। तो आपको इस सेट के अंदर इतने ही अभी लॉ पढ़ने हैं, और यही आपका पूरा वेन डायग्राम की डिटेल है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आप तक आ जाए। चलिए वेन डायग्राम से हम एक क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, देखने में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी है, लेकिन देखिए हम इससे वेन डायग्राम के थ्रू चुटकियों में हल करेंगे, जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको सिर्फ देखकर ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ, आपको क्वेश्चन को बताती हूँ, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट की सर्वे की गई है। इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, जिसमें से 15 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स लिया है, 12 हैड टेकन फिजिक्स, 12 स्टूडेंट ने फिजिक्स ली है, एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, जिसमें से 11 ने केमिस्ट्री ली है। 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स भी लिया है और केमिस्ट्री भी। हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स, जिन्होंने 9 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स भी लिया है और फिज़िक्स भी। 4 हैड टेकन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फिज़िक्स भी लिया है और केमिस्ट्री भी। एंड 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये तीनों सब्जेक्ट लिए हैं। एंड फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दैट हैड टेकन, तो आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बताने हैं कि किसने ओनली केमिस्ट्री, सिर्फ केमिस्ट्री ली है, ओनली मैथमेटिक्स लिया है, ओनली फिज़िक्स लिया है, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री लिया है बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिया है पर मैथमेटिक्स नहीं लिया है, मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स बट नॉट केमिस्ट्री, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, केवल इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को लिया है, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, इन तीनों में से किसी भी एक को लिया है, और नन ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं लिया है। तो देखिए, देखने में काफ़ी बड़ा, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये इसके लिए एक वेन डायग्राम बना लेंगे। जो एक सेट है मैथमेटिक्स का, एक दूसरा सेट है फिज़िक्स का, और एक तीसरा सेट है केमिस्ट्री का, जिसे मैंने M, P और C से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हम देखेंगे कि इन स्टूडेंट में सबसे पहले जो कॉमन वाला पोर्शन है हम उसे फिल करेंगे। तो जो सबसे कॉमन पोर्शन है, मीन्स जो चीज़ तीनों में आ रही है, पहले हम उसे फिल करेंगे, फिर जो 2 में आ रही है उसे फिल करेंगे, जो फिर 1 में आ रही है उसे फिल करेंगे, फिर जो किसी में नहीं आ रही हम उसे फिल करेंगे। समझाती हूँ कैसे। देखिए, क्वेश्चन को आपने ऊपर से पढ़ के क्वेश्चन को समझ लिया है। अब इसे फिल करने के लिए आप क्वेश्चन को नीचे से पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट में जो एंट्री दी है पहले हम वहाँ से पढ़ेंगे। 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो तीनों सब्जेक्ट का कॉमन पोर्शन हमें देखना पड़ेगा। तो तीनों सब्जेक्टों का जो कॉमन पोर्शन है वो आपका ये वाला पोर्शन है ना। तो ये कितना है, 3 है ये। अब इसके थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे। 4 हैड टेकन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फिज़िक्स भी लिया है और केमिस्ट्री भी। तो फिज़िक्स का सेट ये है और केमिस्ट्री का सेट ये है। तो आप देखेंगे कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का जो कॉमन पोर्शन है वो सिर्फ इतना है। इतना जो पोर्शन है वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का कॉमन है, और ये लिया है 4 स्टूडेंट ने, जिसमें से 3 स्टूडेंट तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बचा 1 स्टूडेंट। अब ये हो गए 4 स्टूडेंट, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कॉमन 4 स्टूडेंट। अब हम इसके ऊपर पढ़ेंगे। 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स, 9 ने क्या लिया है, मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। तो देखिए, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स का कॉमन जो पोर्शन है वो ये है, ये मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स का कॉमन पोर्शन है, जिसमें से हम 3 स्टूडेंट ऑलरेडी ले चुके हैं और हमें चाहिए 9 स्टूडेंट। तो अभी यहाँ पर 6 स्टूडेंट की कमी है, तो हम यहाँ पे 6 स्टूडेंट फिल कर लेंगे। ये हो गए 9 स्टूडेंट। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, ये 9 स्टूडेंट हो गए हैं। अब हम चलते हैं इसके और आगे। तो अगली जो डिजिट है वो ये है, 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। 5 जो हैं वो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के कॉमन है। तो मैथमेटिक्स का ये है, केमिस्ट्री का ये है, और इनका कॉमन पोर्शन जो है वो ये है। आप देख पा रहे हैं, ये इसका कॉमन पोर्शन है। तो इस कॉमन पोर्शन में आपको फिल करना है 5। तो 5 फिल करने के लिए
3 आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, तो हम 2 फिल कर देंगे तो ये 5 हो जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक की एंट्री फिल कर ली है नीचे से। अब इसके और ऊपर जाएंगे, तो इसके और ऊपर वाली एंट्री को देखेंगे। 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 11 ने केमिस्ट्री ली है, तो केमिस्ट्री इतनी है। ये पूरा सेट केमिस्ट्री का है, जिसमें से कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। 3 and 1 4 5 6 स्टूडेंट हम ऑलरेडी यहाँ पे भर चुके हैं। हमें चाहिए 11 स्टूडेंट। अब मेरे पास बचे केवल 5 स्टूडेंट। अब हम इन सबको अगर ऐड करेंगे तो मेरे पास 11 स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। इसकी अगली जो डिजिट है 12, यहाँ से पढ़ेंगे। 12 हैड टेकन फिज़िक्स, 12 ने केवल फिज़िक्स लिया है, तो 12 ने फिज़िक्स लिया है। फिज़िक्स का सेट ये है। अब देखें कि फ़िज़िक्स में कितने की कमी रह गई। कुछ स्टूडेंट हम ऑलरेडी भर चुके हैं। 6 and 3 9 and ये 1 10, तो हम 10 स्टूडेंट भर चुके हैं और चाहिए हमें 12, तो 2 स्टूडेंट और फिल कर देंगे, तो ये फिज़िक्स का सेट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला देखेंगे। 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 15 ने मैथमेटिक्स ली है, तो ज़रा इनको ऐड करिए और देखिए 15 में कितने की कमी है। तो हमने ऐड किया और देखा 15 में 4 की कमी है। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए तो ये 15 हो जाएंगे। मैथमेटिक्स का पूरा सेट कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये सारे सेट भर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर वाले डिजिट पे आ जाएंगे। 25 स्टूडेंट, सर्वे कितने स्टूडेंट की गई थी? 25 की। तो ज़रा आप इन सब को ऐड करके देखिए क्या ये 25 हो गया। अगर ये 25 हो गया है तो हमारा सेट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन चेक कर लेते हैं कि क्या ये 25 हुआ। आप इनको ऐड कीजिए। ये 25 नहीं हो पाया, ये हुआ है 23 हुआ है। मीन्स अभी इनके अलावा भी 2 स्टूडेंट ऐसे बचे हैं जिन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं लिया है, तो ये इस तीनों ही सेट से बाहर हैं। सेट से बाहर कहीं भी 2 स्टूडेंट एक्स्ट्रा में रखे हुए हैं। अब हमने सारा कुछ देख लिया है, पूरा वेन डायग्राम बना लिया है, पूरी इसका एनालिसिस कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के आंसर्स पे। देखिए, ओनली केमिस्ट्री, हमको आंसर चाहिए ओनली केमिस्ट्री वाला, जिन बच्चों ने केवल केमिस्ट्री ली है। देखिए ओनली केमिस्ट्री, देखिए इस ग्रुप को देखेंगे। ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री मीन्स केवल केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री का सेट है जिसमें ये कुछ मैथ्स के हैं, कुछ फिज़िक्स के हैं, लेकिन ये वाला जो हिस्सा बचा है ना, ये वाला हिस्सा केवल और केवल केमिस्ट्री के लिए बचा है। ये वाला पोर्शन ये ओनली केमिस्ट्री का है। तो ये कितने स्टूडेंट हैं इसमें? 5, तो इसका आंसर हुआ 5। ठीक है, हमें कोई चीज़ की कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, केवल देखना है और आंसर्स देने हैं। ये सबसे सिंपल मेथड है। वेन डायग्राम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स का सेट ये है। ये जो नंबर्स हैं इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इंक्लूडेड है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सिर्फ मैथमेटिक्स का ही है, ओनली मैथमेटिक्स। तो आप देख पा रहे हैं कि ओनली मैथमेटिक्स में केवल 4 है, तो इसका आंसर कितना है? 4। अगला है ओनली फिजिक्स, केवल फिजिक्स। तो अब फिजिक्स वाला सेट ये है, ये वाले में मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री भी है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन बचा है वो केवल फिजिक्स के लिए है। तो जब ये केवल फिजिक्स के लिए है और यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं? 2, तो ओनली फिजिक्स में आंसर आया 2। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। अब ज़रा ये ध्यान देने वाली बात है, ज़रा इधर देखेंगे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो बट मैथमेटिक्स ना हो। फिजिक्स का ये सेट है, केमिस्ट्री का ये सेट है, इसमें से आपका ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कॉमन है, बट इसमें मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए, मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए। तो आप ये वाला हिस्सा आप निकाल दीजिए, मैथमेटिक्स वाला 3। तो यहाँ कितना हिस्सा बचा? सिर्फ 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कॉमन क्वेश्चन देखेंगे। मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कॉमन क्वेश्चन ये है हमारे पास, जिसमें 6 और 3 है। लेकिन अब हमें इसमें से क्या नहीं चाहिए, हमें से केमिस्ट्री नहीं चाहिए, तो हम इस कॉमन वाले पोर्शन को हटा देंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो केमिस्ट्री के पास भी है, तो हम इसको हटा देंगे। तो ये कॉमन पोर्शन केवल कितना बचा, 6। तो इसका आंसर आएगा 6। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, अब ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट मीन्स केवल और केवल एक सब्जेक्ट हो। तो देखेंगे एक सब्जेक्ट किसके पास है। ये वाले जो बच्चे हैं ना, बाहर वाले जो स्टूडेंट बाहर बैठे हुए हैं, ये बेचारे अकेले अकेले सब्जेक्ट को लेकर बैठे हैं कि इस 4 के पास सिर्फ मैथ है और कुछ नहीं है, इसके पास सिर्फ फिज़िक्स है और इसके पास सिर्फ केमिस्ट्री है। तो हमें यही वाले स्टूडेंट चाहिए जिनके पास ओनली वन सब्जेक्ट है। तो 4 + 5 + 2 हमारा आंसर आया 11। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, जिसमें आप देखिए जिसके पास कम से कम एक सब्जेक्ट तो हो ही, कम से कम एक। एटलीस्ट का मतलब होता है एक हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। मीन्स आपको ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, सब लेने हैं लेकिन डबल नहीं लेने। तो आप इन सबको एक बार ऐड कर लीजिए। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये नंबर हो रहा है 23। तो 23 स्टूडेंट है जिसके पास कोई ना कोई सब्जेक्ट ज़रूर है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 23। अगला है नन ऑफ द सब्जेक्ट, जिसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट से बाहर एक 2 बैठा हुआ है, इसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 2। आप देखिए आपने वेन डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को कितना सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। कोई आपने कैलकुलेशन नहीं की, कुछ भी नहीं किया, और इतना डिफ़िकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन आपने कितना इजीली सॉल्व कर लिया। अगर आप इसे फॉर्मूला लगा कर करते तो ये कम से कम 1 पेज भर जाता, उसके बाद कहीं जाकर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता। तो अगर आपको ऐसे ही टिप्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक जो फॉर्मूला बुक्स में दिया रहता है वो फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए। आप उस फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहें तो फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए। मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप डायग्राम से सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी इजी होता है। ये फॉर्मूला आप फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका एक फॉर्मूला है जिससे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जो मैंने क्वेश्चन ऊपर लिखा है वो क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व किया जाता है। तो मैं इससे सॉल्व बिल्कुल नहीं करूँगी और मैं आपको भी कहूँगी कि आप लोग भी वेन डायग्राम से सॉल्व करिए, तक क्योंकि ये काफ़ी इजी हो जाता है।